दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। शॉनिंग अपने डैड के पास आकर बैठती है और पूछने लगती है कि डैड आप क्या देख रहे हैं। डैड कहते हैं कि इस मछली को फिश टैंक की मछलियाँ तंग किया करती तो मुझे इस मछली को अलहदा रखना पड़ा, लेकिन तुम्हारी मॉम दूसरी मछलियों को तो खाना खिला देती है याद से, लेकिन इसको खाना खिलाना भूल जाती है। अब तुम्हारी मॉम चाह रही है कि हम इस मछली को अपने पास न रखें। ये शॉनिंग से कहते हैं कि तुम इसको अपने घर क्यों नहीं ले जाती। डैड कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे और जब भी मैं इसको मिस करूंगा तो मैं तुम्हारे घर पर इसको देखने के लिए आ सकता हूँ। शॉनिंग अपने डैड से कहती है कि डैड मैं इसको अपने साथ बाद में घर ले जाऊंगी, लेकिन इसके डैड कहते हैं कि तुम इसको भी अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी मॉम आ गई तो वो तुम्हें इस मछली को अपने साथ लेकर जाने नहीं देंगी। ये कहकर डैड शॉनिंग को यहाँ से भेज देते हैं। मॉम कहती है कि शॉनिंग मछली लेकर कहाँ चली गई, मैं उसको खाना खिलाने वाली थी। डैड ने तो ये सारा कुछ शॉनिंग को यहाँ से भेजने के लिए किया होता है। शॉनिंग इसको लेकर बाहर आती है कि इसकी मुलाकात यूहेंग से हो जाती है। यूहेंग शॉनिंग से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। शॉनिंग ये फिश बॉल यूहेंग को पकड़ाते हुए कहती है कि हम जब घर पहुँच जाएंगे तब बात करेंगे। अब शॉनिंग और यूहेंग यहाँ से चले जाते हैं। मॉम इनको जाता हुआ देखकर डैड से कहने लगती है कि आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना। डैड कहते हैं कि यूहेंग बहुत अच्छा लड़का है, कल रात उसको ये फिक्र थी कि शॉनिंग अपने सामान के बगैर सो नहीं पाएगी, तो वो रात को शॉनिंग का सामान देने के लिए आया था। कई दफा पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है। वापस घर आने के बाद यूहेंग शॉनिंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने ज़ाओफेंग के मामले को जैसे हैंडल किया उससे तुम एग्री नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये बात सच है कि मैच मेकिंग लोन्स में ज़ाओफेंग के पास डिसीजन पावर नहीं थी, लेकिन वही इन लोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मिस्टर सिंह को इस बारे में मालूम हो गया था और मिस्टर सिंह तो पहले इस तलाश में है कि उसको हमारे डिपार्टमेंट की कोई कमजोरी मिल जाए ताकि वो हमें रिपोर्ट कर सके। प्रेसिडेंट ने तो यूएन से कहा था कि अगर बात ऊपर तक चली गई तो बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए तुम ज़ाओफेंग को डिमोट कर दो या फिर इसका ट्रांसफर किसी और डिपार्टमेंट में कर दो। लेकिन यूएन कहता है कि मैं अकेला इस डिपार्टमेंट का काम नहीं संभाल सकता, इसीलिए मुझे ज़ाओफेंग की एबिलिटी की जरूरत है। यूएन डायरेक्टर याओ से कहता है कि क्यों ना हम लोग ज़ाओफेंग को पनिशमेंट दें, ऐसा करने से बाकियों को भी वार्निंग मिल जाएगी और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी हमें क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक बात रही ली शेंग की, तो उसके साथ मैं इतनी सख्ती से इसलिए पेश आया था क्योंकि जब उसका क्लाइंट सुबह आया था तो ली शेंग वहाँ पर मौजूद ही नहीं था और इसका क्लाइंट इसको रिपोर्ट करने वाला था। मैंने उससे माफी मांग कर उसको बहुत मुश्किल से रिपोर्ट ना करने पर मनाया था। शॉनिंग कहती है कि अगर तुम सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर देते तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। यूहेंग कहता है कि मैं अपनी ये गंदी आदतें चेंज करने के लिए मेहनत करूंगा। शॉनिंग यूहेंग की बात कॉपी करते हुए कहती है कि मुझे सिर्फ रिजल्ट्स देखने हैं। ये सुनकर यूहेंग हंसने लगता है। यूहेंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी एफर्ट्स करनी होंगी। शॉनिंग कहती है कि किस लिए। यूहेंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी आसानी से इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करो। शॉनिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जो कि आसानी से गिव अप कर देता है। शॉनिंग यूहेंग से कहने लगती है कि अब ये हमारे घर पर आ ही गई है तो क्यों ना हम इस मछली को कोई नाम रखते हैं। यूहेंग कहता है कि नीमो कैसा रहेगा। शॉनिंग कहती है कि हाँ ये नाम अच्छा है। आज ऑफिस में यूहेंग ज़ाओफेंग से कहता है कि चेन्यू ग्रुप प्रोजेक्ट के इंचार्ज तुम हो, दूसरे बैंक भी इस प्रोजेक्ट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो हमसे ही लोन लेंगे। ज़ाओफेंग कहता है कि बड़ा ग्रुप है और बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ज़ाओफेंग और यूहेंग दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। पीछे खड़ी शॉनिंग भी इन दोनों को ही देख रही होती है। अब ये यूहेंग को मैसेज करके कहती है कि ये तुम्हारा पिछला डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए अगर तुम यहाँ के वर्कर से काम करवाना चाहते तो तुम्हें उनको अप्रोच करने का अपना तरीका बदलना होगा। अब शॉनिंग वेई से मिलने के लिए आई होती है। इन दोनों को चियू ने एक पार्टी पर इनवाइट किया होता है। शॉनिंग कहती है कि चियू कभी भी गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं करता, मुझे लगता है कि ये काम किसी और का है। वेई कहती है कि हो सकता है कि ये पार्टी तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने अरेंज की हो। शॉनिंग इसको कहती है कि तुम ये बात आहिस्ता बोलो। वेई से पूछती है कि क्या तुम जाओगी। शॉनिंग कहती है कि मैं उसको नहीं देखना चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वेई मैसेज कर देती है कि मैं और शॉनिंग वीकेंड पर आ जाएंगे। शॉनिंग कहती है कि तुमने ये मैसेज क्यों किया है। वेई कहती है कि हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम भला क्यों छुपे। शॉनिंग कहती है कि वैसे ये तो तुम सही कह रही हो। अब ये दोनों चियू की वेलकम पार्टी पर आ जाती हैं। चियू वेई से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये ग्रीन चिली ग्रिल की है, तुम इसको ट्राई करो। वेई इसके कहने पर ट्राई करती, लेकिन कहने लगती है कि मार्केट से जो मिलती है उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। अब खाना खाने के बाद जब ये लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते तो लूजी चेंग शॉनिंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा और यून का रिलेशनशिप आगे बढ़ा। मैं ये बात महसूस कर सकता हूँ कि वो तुम्हें पसंद करता है। शॉनिंग को सच्चाई नहीं बताती और कहती है कि वो सिर्फ मेरा एक पुराना क्लासमेट है। अब शॉनिंग यहाँ से वापस जा रही होती तो लूजी चेंग उसको रोकते हुए कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, पिछले साल मैं तुम्हारी बर्थडे पे वापस
आकर तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लुजिचिंग कहता है कि उस वक्त पर पढ़ाई मेरा फोकस थी, लेकिन मैंने कभी भी हमारे रिलेशनशिप को साइड नहीं किया था। शाओनिंग कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत है। लुजिचिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें तकलीफ पहुँचाई है, लेकिन हम दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए इतने साल तक रही है। मुझे इस बात पर यकीन है कि तुम भी मुझे अभी तक पूरी तरह से नहीं भुला पाई, वरना तुम यूहेंग जैसे लड़की को कैसे एक्सेप्ट नहीं करती। शाओनिंग कहती है कि मेरा मसला इससे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। शाओनिंग अपने आप से कहती है कि अगर हम दोनों का रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं होता तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ यहाँ पर अपना वक्त जाया नहीं कर रही होती। लुजिचिंग कहता है कि हम यूहेंग के बारे में बात नहीं करते, हम अपने बारे में बात करते हैं। तो शाओनिंग कहती है कि हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये कहकर ये चली जाती है। दूसरी तरफ यूहेंग डायरेक्टर याओ के साथ फिशिंग करने के लिए आया होता है। डायरेक्टर याओ कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा और सॉफेंग का फिर से झगड़ा हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तुम्हारे पुराने डिपार्टमेंट जैसा नहीं है, इसीलिए इस डिपार्टमेंट में तुम्हें टीम वर्क की जरूरत है। यूहेंग कहते हैं कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, किसी और ने भी मुझसे यही बात कही थी। वे ही चेओ के साथ बैठकर गेम खेल रही होती, उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, तो ये चेओ से कहती है कि मुझे अब गेम नहीं खेलनी, मैं वापस जा रही हूँ। शाओनिंग जल्दी से वेई के पास आ जाती है। चेओ लुजिचिंग से कहता है कि तुम सब लोग एंजॉय करो, मैं वेई को वापस घर छोड़ आता हूँ। तो शाओनिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे भी घर जाना है, मैं वेई को अपने साथ घर ले जाऊंगी। लेकिन चेओ कहता है कि मैंने ड्रिंक नहीं की तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। ये सुनकर शाओनिंग मान जाती है, लेकिन इतने में ही चेओ को प्रेसिडेंट की कॉल आ जाती है। तो शाओनिंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसको खुद ही घर ले जाऊंगी। लुजिचिंग कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, लेकिन शाओनिंग इसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। चेओ कहने लगता है कि शाओनिंग तो अपना फोन यहीं पर भूल गई है। लुजिचिंग कहता है कि शाओनिंग को ये फोन मैं देकर आता हूँ। शाओनिंग कहती है कि मुझे मालूम था कि तुमने ऐसा जानबूझकर किया है। वे ये कहती है कि मैंने तो सिर्फ कचरे पर वॉमिट की है। इतने में यूहेंग भी शाओनिंग को पिक करने के लिए वेई के घर पर आ जाता है, लेकिन ये यहाँ से लुजिचिंग को जाते हुए देखता है तो कहने लगता है कि इस वजह से शाओनिंग मुझसे कह रही थी कि मेरा आना यहाँ पर सही नहीं है। ये देखने के लिए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, यूहेंग साइड पर आकर खड़ा हो जाता है। लुजिचिंग शाओनिंग को भी ये मैसेज करता ही है कि मैं भी यहाँ से जा नहीं रहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे बता देना। इतने में ही चियो भी यहाँ पर आ जाता है। चियो को देखकर बाद यहाँ से चला जाता है। चियो वेई को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। वेई शाओनिंग से कहती कि मुझे लगा था कि मैं चियो को भुला चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और शिकायत कर रही होती कि उसको दोबारा मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। यही बातें करते हुए वेई रोने लगती है। शाओनिंग इसको कहती है कि तुम रो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेई कहती है कि वो टाइम कब आएगा जब मैं इसको पूरी तरह से भूल जाऊंगी। जब भी वो मेरे सामने आता तो मुझे वो मोमेंट याद आ जाता है जब हम पहली दफा मिले थे। वेई खत्म हो जाएंगी तब तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। तुम अपसेट इसीलिए हो क्योंकि तुम अभी भी चियो से प्यार करती हो। तो आज शाओनिंग वेई के साथ ही सो जाती है। अगली सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो ये फौरन अपना फोन चेक करती है। यूहेंग ने इसको मैसेज किया होता है कि मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब शाओनिंग जब देखने के लिए आती है तो चियो कार में ही सो रहा होता है। शाओनिंग कहने लगती है कि मैसेज उसने रात किया था, वो रात में ही वापस चला गया होगा। इसके साथ ही यूहेंग शाओनिंग के सामने आ जाता है। यूहेंग को यहाँ पर देखकर शाओनिंग मुस्कुराने लगती है। शाओनिंग जल्दी से यूहेंग के पास आते फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। शाओनिंग यूहेंग से कहती है कि क्या तुमने वाकई में सारी रात मेरा इंतजार किया है? यूहेंग कहता है कि वहाँ पर ऐसे लोग थे जिनकी वजह से मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता था। शाओनिंग कहती है कि तुम लुजिचिंग की बात कर रहे हो, उसको बिना वजह ये फिक्र हो रही थी कि मैं वेई को अकेले घर लेकर नहीं जा सकती, इसलिए वो हमारे साथ आ गया, लेकिन हमने उसको फौरन ही यहाँ से भेज दिया था। यूहेंग कहता है कि अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन आए तो तुम मुझे पिक करने की परमिशन दे देना। शाओनिंग इसकी बात मान जाते हुए कहती है कि क्यों ना मैं ड्राइव करने, तुम्हें नींद आ रही होगी। यूहेंग कहता है कि तुम मुझसे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोगों के बारे में बात कर सकती हो, तुम पहले लॉबी मैनेजर हुआ करती थी तो तुम मुझसे बेहतर लोगों को जज कर सकती हो, बातें करने से मुझे नींद भी नहीं आएगी। और शाओनिंग यूहेंग को सॉफेंग और सिस्टर जिंग के बारे में बताने लगती है। अब दिखाया जाता है कि रात में यूहेंग स्टोर में हैंगओवर मेडिसिन खरीदने के लिए आता है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं होती, तो यूहेंग शाओनिंग के लिए हनी वाटर बना लेता है और फिर यूहेंग ये हनी वाटर लेकर वेई के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। यूहेंग सिस्टर जिंग और सॉफेंग से कहता है कि तुम दोनों आज मेरे साथ खाने पर चल रहे हो। सॉफेंग इनकारी करने वाला होता है कि यूहेंग इसकी बात काटते हुए शाओनिंग से कहता है कि आज रात तुम भी हमारे साथ चलोगी। अब ये सब लोग मिस्टर जियांग से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। सिस्टर जिंग और सॉफेंग अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए मिस्टर जियांग के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। सिस्टर जिंग अब शाओनिंग को इशारा करती है कि तुम्हें भी मिस्टर जियांग के साथ ड्रिंक करना चाहिए। शाओनिंग
शाओनिंग अपने लिए ड्रिंक डाल ही रही होती है तो यूहिंग कहने लगता है कि यह हमारी असिस्टेंट है, यही हमें वापस लेकर जाने वाली है, तो इसलिए ये ड्रिंक नहीं कर सकती। ये सुनते ही मिस्टर जियांग शाओनिंग को ड्रिंक करने से मना कर देते हैं। अब यूहिंग मिस्टर जियांग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि अपने पार्क के लिए इन्हें लोन हमारे बैंक से ही लेना चाहिए। अब सिस्टर जिंग भी यूहिंग का साथ देते हुए इनको बताने लगती है कि हम आपको क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। इन तीनों के कन्विंस करने से मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुम लोग किसी दिन मेरी कंपनी आ जाना, हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। ये सुनकर यूहिंग को बहुत खुशी होती है, कहता है कि हमें आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। अब रात हो चुकी होती है, सब ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। यूहिंग को इस तरह से देखकर शाओनिंग को इसकी फिक्र हो रही होती है। सॉफिंग को वॉमिट आ रही होती है, इसलिए ये फौरन से यहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर जियांग भी फोन पर बात करने लगते हैं तो शाओनिंग यूहिंग से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। यूहिंग शाओनिंग का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर जियांग की वजह से शाओनिंग अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन यूहिंग इसका हाथ नहीं छोड़ता और शाओनिंग से कहता है कि मैं ठीक हूँ। ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि इतने में मिस्टर जियांग कॉल बंद कर देते हैं। ये देखते ही शाओनिंग जल्दी से अपना हाथ साइड पर कर लेती है। मिस्टर जियांग कहने लगते हैं कि मेरी गाड़ी यहाँ पर आ गई है। अब यूहिंग और शाओनिंग मिस्टर जियांग को सी ऑफ करने के लिए बाहर आते हैं। मिस्टर जियांग के यहाँ से जाने के बाद शाओनिंग यूहिंग से पूछती है कि तुमने अचानक मेरा हाथ क्यों पकड़ा था, तो यूहिंग कहता है कि मैं ड्रंक था। शाओनिंग कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम मिस्टर जियांग से डील के बारे में बात कर रहे थे और कहने लगती है कि ऑक्शन आइटम्स का काम ज़ाओफिंग के हवाले करना तुम्हारा प्लान था ना। यूहिंग कहता है कि बाहर आकर मुझे ड्रंक होने का एहसास हो रहा है। यूहिंग कहता है कि हम घर चलते हैं। इतने में यहाँ पर सिस्टर जिंग आ जाती है, जो कि शाओनिंग से कहने लगती है कि तुम यूहिंग को लेकर घर चली जाओ। शाओनिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। यूहिंग अभी कह रहा था कि उसको सोबर होने के लिए कुछ देर वॉक करनी है, इसलिए पहले मैं आप लोगों को घर छोड़ देती हूँ। शाओनिंग ज़ाओफिंग और सिस्टर जिंग को छोड़ने के लिए जा रही होती है, देखकर यूहिंग मुस्कुरा रहा होता है। ज़ाओफिंग कहता है कि मुझे यूहिंग की समझ नहीं आ रही कि आखिर वो मेरी मदद क्यों कर रहा है। शाओनिंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों के दरमियान ये जो दुश्मनी आ गई है वो इसको खत्म करके दोस्ती में बदलना चाह रहा है। दूसरी तरफ यूहिंग खुद ही वापस घर जा रहा होता है। शाओनिंग इसको पिक करने के लिए आ जाती है। यूहिंग शाओनिंग को देखकर कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि हम लोग एक साथ घर नहीं जाने वाले। शाओनिंग इसको कार में बैठने के लिए कहती है। अब यूहिंग कार में बैठ जाता है। यूहिंग इस हनी वाटर को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। शाओनिंग इससे कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। शाओनिंग कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो तुम्हें इसे जल्दी से पी लेना चाहिए। यूहिंग इससे पूछता है कि तुम वापस क्यों आ गई। शाओनिंग कहती है कि मैंने उनको सबवे स्टेशन पर ही उतार दिया था, फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अकेले वापस कैसे जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ गई। शाओनिंग हंसते हुए कहने लगती है कि अगर हमारे डिपार्टमेंट के मिस्टर यूहिंग सड़क पर बेहोश हो जाते और उन्हें कोई लूट लेता तो उसमें मेरा ही नुकसान होना था। यूहिंग कहता है कि मेरे घर पर मेरा कोई इंतजार कर रहा है, इसीलिए मेरा सड़क पर बेहोश होना नामुमकिन है। शाओनिंग यूहिंग से कहने लगती है कि आज तुम्हारा डील करने का अंदाज मुझे काफी अच्छा लगा है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम ज़ाओफिंग से अपना रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। यूहिंग कहता है कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो। शाओनिंग कहती है कि हाँ। यूहिंग कहता है कि क्या तुम सिर्फ लफ्जों से तारीफ करती हो। शाओनिंग कहती है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ तो गई हूँ और तुम्हें क्या चाहिए। अब शाओनिंग यूहिंग को लेकर समुद्र किनारे आ जाती है। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि आज तुम्हारा मूड काफी अच्छा लग रहा है। शाओनिंग कहती है कि मेरा मूड कैसे अच्छा ना हो। शाओनिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी ये खूबी काफी पसंद है कि जब तुम कहते हो कि तुम कुछ बदलोगे तो तुम ऐसा करते हो। यूहिंग कहते हैं कि मैं अभी भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ इसके लिए। शाओनिंग कहती है कि तुम बिल्कुल छोटे बच्चे लग रहे हो। शाओनिंग हंसते हुए यूहिंग के मुंह से आइसक्रीम साफ करती है। यूहिंग नोटिस कर लेता है कि लहर आने वाली है, तो ये शाओनिंग को उठा लेता है। शाओनिंग काफी हैरान दिखाई दे रही होती है, तो यूहिंग कहता है कि यहाँ पर काफी ठंड है, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे जूते गीले हो जाएं। यूहिंग इसको लेकर जब आगे आता तो शाओनिंग इसको कहती है कि तुम मुझे उतार दो। अब यूहिंग और शाओनिंग घर वापस चले जाते हैं। घर पर आने के बाद भी शाओनिंग का मूड काफी अच्छा लग रहा होता है। अब शाओनिंग अपने वीबो अकाउंट पर पोस्ट करती है कि आज का दिन बहुत अच्छा था। इसकी पोस्ट देखकर यूहिंग मुस्कुरा रहा होता है। अगली सुबह जब शाओनिंग ऑफिस आती है तो सब लोग शाओनिंग को देखकर गॉसिप कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी ने फूल भेजे होते हैं। शाओनिंग यही देखकर हैरान हो रही होती है कि आखिर ये किसने भेजे हैं। तो ज़ाओफिंग कहता है कि चू के अलावा और ये कौन कर सकता है। शाओनिंग यही सोच रही होती है कि आखिर ये फूल किसने भेजे हैं, क्योंकि भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा होता। थोड़ी देर सोचने के बाद शाओनिंग को लगता है कि ये फूल यूहिंग ने भेजे हैं, तो इसका मूड काफी अच्छा हो जाता है। जल्दी से ये इन फूलों की तस्वीर ले लेती है। अब ब्रेक टाइम में वे इसको कह रही होती है कि वो फूल क्या वाकई में ही यूहिंग ने भेजे थे। तो शाओनिंग कहती है कि वो यूहिंग ने ही भेजे होंगे। अब शाओनिंग को यहाँ पर आइसक्रीम कोन वाला डेकोरेशन पीस मिलता है। कल का सोचकर शाओनिंग इसको यूहिंग के लिए खरीद लेती है। यूहिंग जब ऑफिस आता है तो ये टेबल पर इसी
आइसक्रीम वाली डेकोरेशन पीस को देखता है और शाओनिंग ने नोट पर इसको थैंक्स लिखा होता है। इसको देखने के बाद यूहेंग विंडो से शाओनिंग को देखने के लिए आता है तो शाओनिंग यूहेंग को देखकर मुस्कुराने लगती है। यूहेंग को भी गिफ्ट काफी अच्छा लगा होता है। शाओनिंग इन फ्लावर्स को देखकर मुस्कुराए जा रही होती। सिस्टर सिंह तुम मुस्कुराए जा रही हो। शाओनिंग कहती कि कुछ भी नहीं। सिस्टर सिंह कहती कि तुम्हें मेरे साथ रंजी हॉस्पिटल चलना होगा। हॉस्पिटल आते हुए सिस्टर सिंह शाओनिंग से कह रही होती है कि तुम्हारा आज का काम ये है कि तुम्हें डॉक्टर्स को हमारी बैंक इन्वेस्टमेंट सर्विस और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जानकारी देनी होगी। शाओनिंग ये सुनकर बहुत खुश होती है कि सिस्टर सिंह ने आज इसको खुद से करने के लिए काम दिया है। यूहेंग जब अपने ऑफिस से बाहर आ रहा होता है तो कलीग्स ये बात कर रहे होते हैं कि ये जरूर चियो ने भेजे होंगे। यूहेंग भी गुजरते हुए इनकी बातें सुन रहा होता है। फिर इसकी नजर इस बुके पर पड़ जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शाओनिंग सभी डॉक्टर्स को अपनी सर्विसेज के बारे में बता रही होती है। इतने में यहाँ पर लुजुचिंग आ जाता है और शाओनिंग से कहता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। लुजुचिंग यहाँ पर दूसरे डॉक्टर्स को भी रिकमेंड करने लगता है कि इनका बैंक काफी अच्छा है तो तुम लोगों को भी क्रेडिट कार्ड। इतने में यहाँ पर सिस्टर सिंह आ जाती है। शाओनिंग सिस्टर सिंह के पास जाती है और कहने लगती है कि सैलरी कार्ड रजिस्ट्रेशन तो कम्प्लीट होने वाली लेकिन क्रेडिट कार्ड में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा। सिस्टर सिंह लुजुचिंग को देखते हुए पूछने लगती है कि क्या ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। शाओनिंग कहती है कि हाँ। सिस्टर सिंह कहने लगती है कि क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के लिए सभी बैंक्स कम्पीट करते हैं। ये शाओनिंग से कहने लगती है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की कन्विंसिंग पावर काफी अच्छी है और शाओनिंग को ये मशवरा दे रही होती है कि तुम्हें अपने इस कनेक्शन से फायदा लेना चाहिए। लेकिन शाओनिंग कहती है कि मैं उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। सिस्टर सिंह कहती है कि जब हम अपनी जॉब कर रहे होते हैं तो हम बस मत आना। अब शाओनिंग वापस जाकर कहने लगती है कि लुजुचिंग मेरा कॉलेज क्लासमेट और आप लोगों का कुलीग। अगर आप लोग आज ये अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सुनकर सभी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए मान जाते हैं। शाओनिंग लुजुचिंग को थैंक्स बोलती है। लुजुचिंग शाओनिंग से कहने लगता है कि आजकल मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरे फोन का जवाब नहीं देती। शाओनिंग इस बात का भी कोई जवाब नहीं देती तो लुजुचिंग इससे पूछता है कि क्या तुम्हें फ्लावर्स अच्छे लगे। शाओनिंग हैरान होते हुए पूछती है कि क्या वो तुमने भेजे थे। लुजुचिंग कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि वो किसने भेजे हैं। ये सुनकर शाओनिंग शॉक दिखाई दे रही होती है। शाओनिंग जब वापस घर आती है तो यूहेंग बाहर लंच बना रहा होता है। शाओनिंग ये देखकर बहुत खुश होते कहने लगती है कि बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब यूहेंग शाओनिंग को एप्रन पहनाते हुए कहने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम आज सिस्टर सिंह के साथ हॉस्पिटल गई थी। क्या सब कुछ सही रहा वहाँ पर। शाओनिंग कहती है कि हाँ सब कुछ सही रहा। यूहेंग शाओनिंग से बात करना चाह रहा होता है लेकिन कर नहीं पा रहा होता। ये देखकर शाओनिंग कहती है कि तुम जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। यूहेंग शाओनिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें आज किसी ने फूल भेजे थे। ये सवाल सुनकर तो शाओनिंग चुप हो जाती है और हाँ में सर हिला देती है। यूहेंग कहता है कि कोई बात नहीं, खाना को ठंडा हो रहा है। बर्तन धोते हुए यूहेंग की नजर फूलों पर पड़ती तो इसको कॉलेज का टाइम याद आने लगता है। यूहेंग का फ्रेंड कह रहा होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आई। तो यूहेंग कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है कि तो तुम यहाँ पर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए आए हो। तो यूहेंग कहता है कि आज उसकी बर्थडे है। यूहेंग फूल लेकर शाओनिंग के पास आ ही रहा होता है कि ये शाओनिंग और लुजुचिंग को देखता है। लुजुचिंग कहता है कि आज तुम्हारी बर्थडे, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें कौन से फूल अच्छे लगते हैं तो मैंने तुम्हारे लिए सभी फूलों के बुके प्रिपेयर कर लिए हैं। शाओनिंग इसमें से एक बुके उठाते हुए कहती है कि ये मुझे काफी पसंद है। यूहेंग यही देख रहा होता है कि ये तो शाओनिंग के लिए रोजेस ले आया है। लुजुचिंग शाओनिंग से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये देखकर शाओनिंग भी लुजुचिंग को पसंद करती यूहेंग का दिल टूट जाता है। ये सब देखकर यूहेंग ये फूल यहीं पर रख कर यहाँ से चला जाता है। शाओनिंग अपने आप से कह रही होती है कि मुझे उसको ये बात बता देनी चाहिए थी कि मुझे लगा कि वो फूल उसी ने भेजे हैं। शाओनिंग कहती है कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा इस तरह का कुछ हो। अगली सुबह ऑफिस आते ही शाओनिंग ये फ्लावर्स डस्टबिन में फेंक देती है। अब यूहेंग ज़ाओफेंग को मिस्टर शन से मिलवाने के लिए लेकर आता है। मिस्टर शन को ज़ाओफेंग यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है। यूहेंग कहने लगता है कि ये तुम्हारे नॉन परफॉर्मिंग लोन के गारंटर हैं। ज़ाओफेंग मिस्टर शन को देखकर बहुत खुश होता है और ये मिस्टर शन को ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा होता है कि ये मसला तभी जाकर हल होगा। मिस्टर शन कहते हैं कि ठीक है, फिर तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मिस्टर शन जब यहाँ से चले जाते हैं तो ज़ाओफेंग कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। यूहेंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं बल्कि डिपार्टमेंट की मदद कर रहा हूँ। ज़ाओफेंग यूहेंग को इसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। आज शाओनिंग वेई के साथ स्पा आई होती है तो वापसी पर यूहेंग शाओनिंग को पिक करने के लिए आ जाता है। शाओनिंग यूहेंग को अपना बैग पकड़ाती है। इतने में ही वे ये नोटिस करती है कि यहाँ पर चियो और लुजुचिंग आ रहे हैं। इन दोनों को देखते ही शाओनिंग जल्दी से यूहेंग से अपना बैग वापस ले लेती है। चियो यूहेंग से कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शाओनिंग कहने लगती है कि जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको अब दिए हैं क्या वो आपने अपनी कार में रख लिए हैं। ये कहने के बाद शाओनिंग यहाँ से जाने वाली होती है लेकिन चियो उसको कहता है कि लुजुचिंग तुमसे एक बहुत अहम बात करना चाहता है। लेकिन शाओनिंग कहती है कि मुझे जरूरी काम है। ये कहकर ये जाने लगती है तो लुजुचिंग शाओनिंग को रोकता
लगता है यूहेंग को भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। अब दिखाया जाता है कि यूहेंग जब ऑफिस में शाओनिंग के दिए हुए गिफ्ट को देख रहा होता है तो इतने में शाओनिंग वीवो पर दिल चाह रहा है। ये पोस्ट देखने के बाद यूहेंग बारबेक्यू का सामान खरीदने के लिए मार्केट आ जाता है। यहाँ पर इसको शाओनिंग के फेवरेट फ्लावर्स दिखाई देते हैं। लंच के दौरान शाओनिंग यूहेंग से कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि आज मेरा बारबेक्यू खाने का दिल चाह रहा है। यूहेंग कहता है कि बस मुझे मालूम था, और यूहेंग ने शाओनिंग के लिए वो फ्लावर्स भी खरीद लिए होते हैं। शाओनिंग वेई के साथ जब जा रही होती है तो लोजिशिंग उसको रोकते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हें फूल भेजे लेकिन तुमने एक्सेप्ट नहीं किए और ना ही तुम मेरी कॉल्स का जवाब दे रही थी। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शाओनिंग इसकी बात सुनने के लिए पीछे मुड़ती है तो लोजिशिंग कहता है कि क्या तुम मुझे माफ करके एक दूसरा मौका नहीं दे सकती। लोजिशिंग कहता है कि हम लोग 7 साल एक दूसरे के साथ रहे, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि तुम मुझे भूल चुकी हो। शाओनिंग कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें नहीं भूली। ये सुनकर लोजिशिंग कहता है कि मैं जानता था और अपने पास्ट की बातें करने लगता है। यूहेंग को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शाओनिंग कहती है कि मैंने तुमसे ये जरूर कहा है कि मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी यूथ का हिस्सा थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हैं। लोजिशिंग कहने लगता है कि तुम किसी और को पसंद करने लगी हो। शाओनिंग कहती है कि मेरी लाइफ है, इससे अब तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये कहने के बाद शाओनिंग वेई के साथ यहाँ से चली जाती है। लोजिशिंग शाओनिंग को जाता हुआ देखकर ऊंची आवाज में कहने लगता है कि मैं तुम पर गिव अप नहीं करूंगा, और यूहेंग यहाँ से जाने से पहले लोजिशिंग को बहुत गुस्से में देख रहा होता है। अब वापस जाते हुए यूहेंग शाओनिंग से पूछता है कि तो वो फूल उसने भेजे थे। शाओनिंग कहती है हाँ, लेकिन मुझे लगा। यूहेंग इसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम उनको फेंक दो, तो शाओनिंग कहती है कि मैं पहले ही फेंक चुकी हूँ। अब शाओनिंग को बार बार लोजिशिंग की कॉल आ रही होती है। शाओनिंग इसकी कॉल नहीं उठा रही होती। यूहेंग कहते कि तुम कॉल उठा लो, देखते हैं कि वो तुमसे क्या कहना चाहता है। शाओनिंग जैसे ही कॉल उठाती है तो यूहेंग कार साइड पर खड़ी कर लेता है। यूहेंग शाओनिंग को किस करता है, जबकि लोजिशिंग कॉल पर शाओनिंग से एक कह रहा होता है कि तुम मुझे माफ करके एक और मौका दे दो। मैं जानता हूँ मैंने पास्ट में गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं तुम पर गिव अप नहीं कर सकता। जब शाओनिंग का कोई जवाब नहीं आता तो लोजिशिंग कॉल बंद कर देता है। यूहेंग शाओनिंग से सॉरी कहता है तो शाओनिंग कहने लगती है कि लोजिशिंग ने जो कुछ भी कहा तुम उसको दिल पर मत लेना। यूहेंग कहता है कि ठीक है, मिस्टर शेन के केस पर ज़ाओफेंग ने बहुत अच्छे से काम किया होता है, इसलिए इसको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिलता है। इसलिए अपने डिपार्टमेंट आकर ज़ाओफेंग बहुत खुश होता है और सबको अपना अवार्ड दिखा रहा होता है। अब सिस्टर जिंग और शाओनिंग जब अपनी कॉफी बना रहे होते हैं तो शाओनिंग को सिस्टर जिंग की कॉल आ रही होती है, लेकिन ये इसकी कॉल उठा नहीं रही होती है। देखकर सिस्टर जिंग कहती है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से तुम उसकी कॉल नहीं उठा रही। शाओनिंग कहती है कि हाँ। सिस्टर जिंग कहती है कि लेकिन तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो तुम्हारा क्लाइंट भी है। ये सुनकर शाओनिंग कॉल उठा लेती है। शाओनिंग से कहता है कि हमारे हॉस्पिटल का बैंक मेडिकल कार्ड तुम लोग हैंडल कर रहे हो, लेकिन सेटलमेंट में कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से डीन बहुत गुस्से में और वो तुम लोगों को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। सिस्टर जिंग को भी इसकी खबर मिल गई होती है। सिस्टर जिंग और शाओनिंग जब यहाँ से जल्दी में जा रहे होते हैं तो यूहेंग भी इनको जाता हुआ देख लेता है। हॉस्पिटल आने के बाद सिस्टर जिंग शाओनिंग से कहती है कि तुम्हारे पास लॉबी मैनेजर होने का एक्सपीरियंस है तो तुम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हो। मैं डीन के पास जा रही हूँ। इनका बिलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से पेशेंट्स पे नहीं कर पा रहे होते और इनको मेडिसिन नहीं मिल रही होती। शाओनिंग आकर अब इन सभी पेशेंट से माफी मांगने लगती है कि आपको हमारे बैंक की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरी टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात हुई है, 15 मिनट के अंदर मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद पेशेंट्स शोर मचा रहे होते हैं। देखकर शाओनिंग कहती है कि आप सब लोग मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे दें, मैं फार्मेसी से जाकर मेडिसिन ले आती हूँ। जब सिस्टम ठीक हो जाएगा तो पेमेंट के बाद आप लोगों को मेडिसिन मिल जाएगी। ऐसा करने के लिए सभी पेशेंट्स मान जाते हैं। इतने में लोजी सिंह भी शाओनिंग के पास आ जाता है, कहते हैं कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है, लेकिन शाओनिंग इनकार कर देती है। अब सिस्टर सिंह शाओनिंग के पास आती है तो शाओनिंग कहती है कि मसला हल हो गया है। सिस्टर सिंह कहती है कि मैं भी डीन को मनाने में कामयाब हो गई हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरी बहुत मदद की है। लोजी सिंह शाओनिंग के पास आता है तो ये इसको थैंक्स बोलती है। लोजी सिंह कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ कॉफी पी सकता हूँ। सिस्टर सिंह कहती है कि वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर सिस्टर सिंह चली जाती है और शाओनिंग भी इसके साथ कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाती है। लोजी सिंह कहता है कि मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। इतने में इसको यूहेंग का मैसेज आता है कि हम साथ में डिनर करते हैं आज। शाओनिंग यूहेंग को बता देती है कि लोजी सिंह मुझसे बात करना चाह रहा है, इसीलिए मैं उसके साथ जा रही
हूँ। अब शाओनिंग ल्यूजिशिंग के साथ कॉफी पीने के लिए आ जाती है। ये फिर से पास्ट के बारे में बात करने लगता है तो शाओनिंग कहती है कि मैं तुमसे पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहती। शाओनिंग ल्यूजिशिंग से कहती है कि अब तुम्हारा सपना सच हो गया है, तुम डॉक्टर बन गए हो। मैं तुम्हारे लिए पुरानी क्लासमेट की हैसियत से बहुत खुश हूँ। ल्यूजिशिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे यूँ बार बार तुम्हारे सामने आने से तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं तुमसे पैचअप करना चाहता हूँ। शाओनिंग कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें ये मौका नहीं दे सकती। शाओनिंग कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा थैंक्स करने के लिए आई हूँ कि तुम 7 साल मेरे साथ रहे हो। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, लेकिन अब हम दोनों का एक साथ फ्यूचर नामुमकिन है। ल्यूजिशिंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर ना जाता या फिर जल्दी वापस आ जाता तो शायद अब सिचुएशन कुछ और होती। शाओनिंग कहती है कि शायद ऐसा ही होता, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। ल्यूजिशिंग कहता है कि यूहेंग को। शाओनिंग कहती है कि हाँ, हमारा बैंक ऑफिस रोमांस को सपोर्ट नहीं करता, इसी वजह से हम दोनों ने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताया। शाओनिंग ल्यूजिशिंग को गुड बाय कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। शाओनिंग जब बाहर आती है तो सामने यूहेंग खड़ा होता है। शाओनिंग यूहेंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूहेंग कहता है कि मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए आया हूँ। ये शाओनिंग से कहता है कि तुम अपसेट क्यों लग रही हो। शाओनिंग कहती है कि पास्ट की कुछ तकलीफें बातें याद आ गई थी। यूहेंग से कहती है कि मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकती कि मैंने सब कुछ पूरी तरह से भुला दिया है, लेकिन तुम्हें अब इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया है। यूहेंग कहता है कि अब ये माजी का हिस्सा है। ये शाओनिंग से कहता है कि हम दोनों अब मॉम से मिलने के लिए चलते हैं। अब शाओनिंग और यूहेंग मॉम से मिलने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद शाओनिंग और यूहेंग डिनर करने के लिए आ जाते हैं। शाओनिंग यूहेंग से कहती है कि ये तुम्हारा फेवरेट है ना। यूहेंग कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम। शाओनिंग कहती है कि ये जानना कोई मुश्किल तो नहीं है। यूहेंग थोड़ा अपसेट दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर शाओनिंग इससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अपसेट क्यों दिखाई दे रहे हो। यूहेंग शाओनिंग से कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में इसलिए आए थे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल थे, लेकिन क्या अभी भी सब कुछ पहले जैसा है। शाओनिंग सोचने के बाद यूहेंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काफी खुश हूँ और हम दोनों का रिलेशनशिप भी काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन यूहेंग इसको रोकते हुए कहता है कि मैं लेकिन नहीं सुनना चाहता, तुम अपने स्टीम बंस खाओ। शाओनिंग और यूहेंग अपने हाई स्कूल के करीब वॉक कर रहे होते हैं। शाओनिंग कहने लगती है कि इस जगह देख कर मुझे याद आया कि तुम्हारी सिर्फ एक झलक देखने के लिए लड़कियाँ यहाँ पर काफी देर इंतजार किया करती थी। यूहेंग कहते कि क्या तुम भी उन्हीं लड़कियों में शामिल थी। शाओनिंग कहती कि नहीं, मुझे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आती कि वो इतनी देर तुम्हें देखने के लिए इंतजार क्यों किया करती थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अगर उन्हें मालूम हो जाए कि हम दोनों साथ हैं तो उन लड़कियों का क्या रिएक्शन होगा। यूहेंग कहता है कि अब मैं तुम्हारा हूँ तो वो तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। शाओनिंग ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। वापस घर आने के बाद यूहेंग सोच में पड़ जाता है। ये कहने लगता है कि अगर मैं शाओनिंग को ये बता दूं कि मैं उसे पिछले 10 सालों से पसंद करता हूँ तो क्या ये बात भी उसके लिए प्रेशर बन जाएगी। यूहेंग अपने आप से कहता है कि मुझे शाओनिंग को भी ये बात नहीं बतानी चाहिए, हम दोनों मिलकर नई मेमोरीज बना लेंगे। अगली सुबह शाओनिंग यूहेंग से कहने लगती है कि क्योंकि हम दोनों साथ में रह रहे हैं तो हम में से किसी एक को पैसों का इंचार्ज होना चाहिए। यूहेंग कहता है कि तो तुम पैसों का इंचार्ज बनना चाहती हो। शाओनिंग कहती है कि ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारा इस काम में ज्यादा एक्सपीरियंस है। यूहेंग शाओनिंग को अपना फोन चेक करने के लिए कहता है। शाओनिंग जब अपना फोन चेक करती है तो यूहेंग ने इसको 30,000 युआन भेज दिए होते हैं। शाओनिंग हैरान होते हुए कहती कि ये क्या है। यूहेंग कहता है कि ये मेरी अभी की सेविंग्स हैं। यूहेंग कहता है कि अगले महीने से मेरी सैलरी डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में आ जाया करेगी। शाओनिंग कहती कि क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं पैसों को मैनेज करूं। यूहेंग कहते कि क्या तुम्हें कोई मसला है। शाओनिंग कहती कि नहीं। शाओनिंग इससे पूछती है कि लिविंग एक्सपेंसेस तो मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन तुम्हें अपने लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, मैं तुम्हें कितने पैसे दूं। यूहेंग कहता है कि मैं काम के बाद कहीं पर भी नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाना चाहता हूँ। शाओनिंग कहती है कि कहाँ। अब यूहेंग और शाओनिंग कैंपिंग करने के लिए आ जाते हैं। शाओनिंग यूहेंग से पूछते कि क्या तुम यहाँ पर अक्सर आते हो, तो यूहेंग कहता है कि नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। शाओनिंग कहते कि मैं भी यहाँ पर पहली बार ही आई हूँ। अब यहाँ पर एक लड़का गिटार बजा रहा होता है तो ये दोनों इसके म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब ये लड़का यूहेंग को भी गिटार बजाने के लिए कहता है तो शाओनिंग के फोर्स करने पर यूहेंग गिटार बजाने लगता है। शाओनिंग यूहेंग को देखकर काफी एंजॉय कर रही होती है। यूहेंग जब इसके पास आकर बैठता तो शाओनिंग कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ 1 साल छोटी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा मैच्योर हो। यूहेंग कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास तुमसे ज्यादा सोशल एक्सपीरियंस है। शाओनिंग कहती है कि मैं मजीद जानना
चाहती हूँ। यूएंग कहता है कि मैंने अपने हाई स्कूल के बाद ये अकेले रहना शुरू कर दिया था और अपने कॉलेज के पहले साल से ही मेरे पास जो फ्री टाइम होता था उसमें मैं डिफरेंट तरह के इंटर्नशिप्स किया करता था। शाओनिंग कहती है कि तुम्हारा शेड्यूल इतना पैक था तो क्या तुम गेम्स खेलने के लिए इंटरनेट कैफेज नहीं जाया करते थे? यूएंग कहता है कि नहीं। शाओनिंग इससे पूछती है कि क्या कॉलेज टाइम पर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप रहा है? यूएंग कहता है कि नहीं। शाओनिंग कहती है कि तुम ये मत कहना कि तुम्हें किसी पर क्रश भी नहीं था। यूएंग कहता है कि हाँ मुझे था। शाओनिंग कहती है कि फिर क्या तुमने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया? यूएंग कहता है कि सब मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, उस टाइम पर उसका बॉयफ्रेंड था। शाओनिंग कहती है कि तो उसको ये बात मालूम ही नहीं है कि तुम उसको पसंद करते हो। यूएंग कहता है कि नहीं। रात को डिनर के दौरान यूएंग शाओनिंग से कहता है कि तुम कहती हो कि मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में मेरे डैड की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी और फिर मेरी मॉम बीमार हो गई, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मैं जल्द से जल्द सब कुछ सीख कर जॉब करना चाहता था क्योंकि मुझे अपनी मॉम को सपोर्ट करना था। शाओनिंग यूएंग से कहती है कि मुझसे ये सब कुछ शेयर करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शाओनिंग यूएंग को लेकर टेंट में आती है। शाओनिंग कहने लगती है कि उसने तुमने इतनी ड्रिंक की थी, उसके बावजूद तुम्हें कुछ नहीं हुआ था और आज थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद तुम्हारी हालत खराब हो गई है। शाओनिंग जब यूएंग को स्लीपिंग बैग दे रही होती है तो ये कहने लगती है कि क्या तुम 2 स्लीपिंग बैग नहीं लाए थे? शाओनिंग दूसरा स्लीपिंग बैग ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन इसको बाहर भी स्लीपिंग बैग नहीं मिलता और इसी बात पर हैरान हो रही होती कि आखिर वो चला कहाँ गया है। अब शाओनिंग ऐसे ही बगैर स्लीपिंग बैग के टेंट में आकर लेट जाती है। यूएंग की जब आँख खुलती है तो ये शाओनिंग के साथ अपना स्लीपिंग बैग शेयर कर रहा होता है। इतने में शाओनिंग की आँख खुल जाती है। यूएंग शाओनिंग को किस करने वाला होता है, लेकिन इन दोनों को बाहर से आवाज आती है। इनके साथ वाले कैंप में जो कपल होता है वो इनसे वाइन बोरो करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन ये लड़की कहने लगती है कि मुझे लगता है कि वो सो गए इसलिए हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर यूएंग और शाओनिंग दोनों हंसने लगते हैं। यूएंग शाओनिंग से पूछता है कि क्या आज तुम्हें मजा आया? शाओनिंग कहती है कि हाँ। यूएंग कहता है कि तुम आज के बारे में भी अपने वीवो अकाउंट पर पोस्ट करोगी, तो ये सुनकर शाओनिंग मुस्कुराने लगती है। अगले सुबह शाओनिंग की जब आँख खुलती तो यूएंग को देखकर शाओनिंग कल रात के बारे में इमेजिन करने लगती है। इतने में ही यूएंग की आँख खुल जाती है और इससे पूछने लगता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो? शाओनिंग कहने लगती है कि मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। यूएंग कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें कल रात को सोचकर रिग्रेट हो रहा है। शाओनिंग कहती है कि रिग्रेट करने वाली कोई बात ही नहीं थी, वैसे भी कल रात जो कुछ भी हो मुझे वो याद नहीं है। यूएंग कहता है लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं भूला, मुझे याद है कि तुमने क्या कहा था। शाओनिंग कहती है कि मैंने क्या कहा था? यूएंग कहता है कि तुमने कहा था कि मैं नाइस भी हूँ और हैंडसम भी, और ये कि मैं तुम्हारी आइडियल टाइप हूँ। शाओनिंग कहने लगती है कि मैं ऐसा कह ही नहीं सकती। यूएंग इसको देखकर मुस्कुरा रहा होता तो शाओनिंग कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। शाओनिंग कहती है कि मुझे भूख लगी तो मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही हूँ, कहकर शाओनिंग चली जाती है। यूएंग कहता है कि तो शाओनिंग रिलेशनशिप में ऐसी दिखाई देती है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पर आने से पहले यूएंग इंटरनेट पर ये पढ़ रहा होता है कि आखिर इसको कैंप कैसे लगाना है। शाओनिंग जब इसको आवाज देती है कि तुम्हें स्लीपिंग बैग लाने में इतनी देर क्यों लग रही है, तो यूएंग इस मैनुअल की तस्वीर खींच लेता है। यहाँ पर 2 स्लीपिंग बैग्स पड़े होते हैं, लेकिन यूएंग जानबूझकर सिर्फ एक ही स्लीपिंग बैग लेकर चला जाता है। शाओनिंग फाइल साइन करवाने के लिए यूएंग के पास आती है और जाते हुए इसके लिए एक चॉकलेट छोड़ जाती है। तो इसको देखकर यूएंग मुस्कुरा रहा होता है। अब यूएंग शाओनिंग के पास आकर कहता है कि तुम ये फाइल चेक कर लो, और इस बहाने शाओनिंग को इसकी फेवरेट ड्रिंक दी जाता है। फिर ये दोनों एक साथ ग्रोसरी करने के लिए आते हैं और इसी तरह की डेली एक्टिविटीज में दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। आज ऑफिस में शाओनिंग चाय बनाने के लिए गर्म पानी ले रही होती, कितने में सिस्टर जिंग आकर सबको बताती हैं कि आज यूएंग की बर्थडे है, तो HR यूएंग के लिए केक प्रिपेयर करेगा। और शाओनिंग यही सोच रही होती है कि आज यूएंग की बर्थडे, लेकिन इसको इस बारे में मालूम ही नहीं था। यही सोचते हुए गर्म पानी इसके हाथ पर गिर जाता है और यूएंग ये देख लेता है, इसलिए यूएंग शाओनिंग को अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। अब शाओनिंग यूएंग के ऑफिस आ जाती है और इससे पूछती है कि आज तुम्हारी बर्थडे है। यूएंग उसको बैठने के लिए कहता है और इसके हाथ पर मेडिसिन लगाने वाला होता है। ये देखकर शाओनिंग कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर हमें किसी ने देख लिया तो? यूएंग कहता है कि तुम नेचुरली एक्ट करो, फिर कोई भी नोटिस नहीं करेगा। ये कहकर यूएंग शाओनिंग के हाथ पर मेडिसिन लगाता है। तो शाओनिंग कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारी बर्थडे है? मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे ये तक मालूम नहीं है कि तुम्हारी बर्थडे कब आती है। शाओनिंग कहती है कि क्या मैं बुरी वाइफ हूँ? यूएंग कहने लगता है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी बर्थडे पर किसी के साथ केक बनाऊंगा। ये सुनकर शाओनिंग कहती है कि मैं समझ गई हूँ। अब यूएंग और शाओनिंग केक का सामान खरीदने के लिए मार्केट आ जाते हैं। शाओनिंग कॉर्न स्टार्च लेने के लिए आगे चली जाती, इतने में यूएंग को सॉफेंग की कॉल आती है। सॉफेंग पूछता है कि क्या आज आपके कोई प्लान्स तो नहीं है? तो यूएंग कहता है कि मैं घर पर हूँ। सॉफेंग कहता है कि हम आपके घर के करीब वाली सुपरमार्केट में हैं। कॉल पर बात करते हुए ही सॉफेंग यूएंग को यहाँ पर देख लेता है। यूएंग अपने सभी कोलीग्स को यहाँ पर देखकर काफी
हैरान होता है। जॉफिंग कहने लगता है कि अगर हम नहीं आते तो तुम शॉपिंग करने के बाद अकेले अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे ना। जॉफिंग कहता है कि आज आपकी बर्थडे तो हम हॉट पॉट खाते हैं। यूहेंग कहता है कि अच्छा आइडिया है, यहाँ करीब में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। लेकिन जॉफिंग कहता है कि हम आपके घर पर बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यूहेंग इन्हें रेस्टोरेंट जाने के लिए ही फोर्स कर रहा होता तो जॉफिंग कहता है कि सभी कोलीग्स के साथ क्लोज होने का ये बहुत अच्छा मौका है। ये सुनकर यूहेंग को इसकी बात माननी पड़ती है। शाओनिंग यूहेंग से कुछ कहने वाली होती, लेकिन जैसे ये इन सबको देखती है तो छुप जाती है। जॉफिंग कहते हैं कि मैंने अभी शाओनिंग की आवाज सुनी है। तो यूहेंग कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो यहाँ पर नहीं है। ये सब देखकर शाओनिंग यूहेंग को मैसेज करती है कि मैं घर पर जाकर सारा सिचुएशन हैंडल करती हूँ। अब शाओनिंग फौरन से घर पहुंचकर अपना सारा सामान उठाने लगती है कि कहीं इनके कोलीग्स को शक न हो जाए। दूसरी तरफ यूहेंग सुपरमार्केट में गैर जरूरी सामान खरीदने में वक्त जाया कर रहा होता है। अब ली शियांग शाओनिंग को कॉल करके कहता है कि हम सब लोग यूहेंग के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर पर जा रहे हैं। शाओनिंग कहती है कि तुम लोग कब तक पहुंचोगे? ली शियांग कहता है कि 10 मिनट में। शाओनिंग कहती है कि मैं भी पहुंच जाऊंगी। अभी 10 मिनट का टाइमर लगाकर सामान उठाने लगती है। घर के करीब पहुंचकर भी यूहेंग इनको जानबूझकर अपने घर का एरिया दिखा रहा होता है ताकि शाओनिंग को थोड़ा वक्त मिल सके। शाओनिंग सारा सामान साइड पर करने के बाद घर से निकलने वाली होती है कि इसको दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती तो ये कमरे में छुप जाती है। यूहेंग अपने सारे कोलीग्स को लेकर घर के अंदर आ जाता है। जॉफिंग जो बाथरूम में आकर अपने हाथ धो रहा होता है तो इसको शाओनिंग का बाल दिखाई देता है। शाओनिंग यूहेंग को मैसेज करके बता देती है कि मैं रूम में हूँ तो बाद में तुम कवर कर लेना। जॉफिंग बाहर आकर यूहेंग से कहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड है। यूहेंग कहता है कि तुम क्यों कह रहे हो? जॉफिंग कहता है कि बाथरूम में मुझे एक बाल दिखाई दिया जो कि आपका तो नहीं हो सकता। ये सब सुनकर सिस्टर चिंग कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग तुम्हारी तरह सिंगल हैं? अगर यूहेंग की गर्लफ्रेंड है भी तो ये एक नॉर्मल बात है। ये सुनकर इसके दूसरे कोलीग्स भी हंसने लगते हैं। अब शाओनिंग को यहाँ से निकालने के लिए यूहेंग इन सबसे कहता है कि हम लोग टेरेस पर जाकर बारबेक्यू खाते हैं। अब इसके कोलीग्स सब टेरेस पर जा रहे होते हैं तो यूहेंग इनसे कहने लगता है कि मैं अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। यूहेंग रूम में आता है तो शाओनिंग यहाँ पर इसको दिखाई नहीं दे रही होती। शाओनिंग आवाजें सुनकर वार्डरोब के अंदर ही छुप गई होती है। यूहेंग जब शर्ट निकालने के लिए अपने वार्डरोब खोलता है तो इसको यहाँ पर शाओनिंग दिखाई देती है। ये शाओनिंग से कहता है कि सब लोग टेरेस में जा चुके हैं तो तुम बाहर आ सकती हो। शाओनिंग कहती है कि इतनी देर यहाँ पर ऐसे बैठने की वजह से मेरी टांगे फ्रीज हो गई हैं। यूहेंग कहता है कि मैं मसाज कर देता हूँ। शाओनिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। इतने में यहाँ पर जॉफिंग आ जाता है। यूहेंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करे? तो जॉफिंग कहता है कि मैं ये कहने के लिए आया था कि शाओनिंग 10 मिनट में यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो यूहेंग कहता है कि फिर हम नीचे चलकर उसका इंतजार करते हैं। ये सुनकर जॉफिंग यहाँ से चला जाता है। अब यूहेंग जब दरवाजा बंद करने के लिए चाहता है तो शाओनिंग यहाँ से निकल ही रही होती है। तो यूहेंग से कहने लगती है कि तुम वापस क्यों आ गए? यूहेंग शाओनिंग के पास आता और अपने कपड़े निकाल कर चला जाता है। शाओनिंग भी अब जल्दी से रूम से निकल कर बाहर की तरफ भागती है। जॉफिंग नीचे आ रहा होता है तो ये यूहेंग से कहने लगता है कि मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा था। जब तक शाओनिंग बाहर नहीं चली जाती यूहेंग इसके सामने ऐसे ही खड़ा रहता है। जब शाओनिंग यहाँ से चली जाती तो यूहेंग इसको दिखाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। जॉफिंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा था। इसी के साथ ही बेल बजती है। यूहेंग दरवाजा खोलता है तो शाओनिंग इन दोनों से कहने लगती है कि माफ करना मुझे आने में देर हो गई। अब शाओनिंग अपने कोलीग्स के पास ऊपर आ जाती है। यूहेंग शाओनिंग से कहता है कि तुम मेरे बाजू ऊपर कर दो। शाओनिंग जब यूहेंग के पास ऊपर कर रही होती तो सिस्टर जिंग इन दोनों को बहुत गौर से देख रही होती है। फिर ये सब लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। ली शियांग कहने लगता है कि जब से आपने हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो हमारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर हो गई है और यूहेंग को लेकर सबके दिल में जो गलतफहमी होती है वो भी दूर हो गई होती है। अब ये सब लोग यूहेंग को बर्थडे विश करते हैं। अब ये सब लोग यूहेंग से कहने लगते हैं कि क्यों ना हम लोग कोई गेम खेलें। यूहेंग कहता है कि मेरे पास चेकर है। शोले कहता है कि मैं जाकर ले आता हूँ। शोले यूहेंग के कहने पर स्टोर रूम से एक बॉक्स निकाल कर ले आता है। शोले जब इस बॉक्स को बाहर लेकर आता है तो जॉफिंग इस बॉक्स को खोलता है तो इसके अंदर एक डॉल होती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। शोले सॉरी करने लगता है कि गलती से गलत बॉक्स ले आया है। यूहेंग कहता है कि कोई बात नहीं, आप सब लोग ये देख सकते हैं। यूहेंग सबको ये डॉल दिखाता है लेकिन ये डॉल देखकर शाओनिंग को अच्छा नहीं लगता। यूहेंग ने यहाँ पर एक नोट भी लिखा होता है कि उसकी मुस्कुराहट मेरे लिए सूरज की किरण जैसी है। ये डॉल देखकर शाओनिंग को याद आता है कि यूहेंग ने इसको बताया था कि ये कॉलेज में किसी को पसंद करता था। जब शाओनिंग के कोलीग्स जा रहे होते हैं तो उसको वेई का मैसेज आता है जो कि इसको मिलने के लिए बुलाती है। शाओनिंग को वेई
के पास आकर कहने लगती है कि मेरा भी एक्स है और उसे भी किसी पर क्रश हो सकता है, लेकिन ये दोनों सिचुएशन सेम नहीं है। एक ऐसा प्यार जो आपको कभी ना मिला हो वो बाद में ऑब्सेशन बन जाता है। हम दोनों के रिलेशनशिप को कई महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उसके पास वो गिफ्ट है जो उसने अपनी क्रश के लिए बनाया था। इससे मालूम होता है कि वो लड़की यूएंग के लिए बहुत अहम है। वे ये कहने लगती है कि तुम्हें यूएंग से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हो गई है, इसीलिए तुम अब जेलस हो रही हो। शाओनिंग कहती है कि आज तुम्हारे साथ कुछ मसला लग रहा है, तुम कब से अपने फोन को देखकर मुस्कुराए जा रही हो और मेरी बातें भी ध्यान से नहीं सुन रही। वे इसको बता देती है कि मेरा और चियो का पैचअप हो गया है। शाओनिंग ये सुनकर खुश होती पूछती कि ये कब हुआ। वे कहती है कि कुछ दिन पहले का दिखाया जाता है। चियो वे के घर पर आकर लाइट को ठीक कर देता है। वे इसको कहती कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, मैं सर्विस वाले को बुला सकती थी। तो चियो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और वैसे भी इस टाइम सर्विस के लिए कोई भी नहीं आने वाला था। वे इसको थैंक्स करने के लिए डिनर की ऑफर करती है, लेकिन चियो कहता है कि डॉम्स की लाइट बंद होने से पहले मैं वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे शावर लेना है। ये सुनकर वे कहती है कि तुम यहाँ पर भी शावर ले सकते हो। चियो कहता है कि ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ये अपना सामान लेकर यहाँ से चला जाता है। वे ये देखती है कि चियो अपना आईडी कार्ड तो यहीं पर भूल गया है। अब वे इसका कार्ड वापस करने के लिए डोम आ जाती है। चियो शाओनिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वे कहती है कि तुम मेरे घर पर अपना आईडी कार्ड भूल गए थे। चियो से आईडी कार्ड वापस लेते हुए कहता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही आकर ले लेता। वे कहने लगती है कि ये जगह तो बहुत छोटी है। ये चियो से कहती है कि बैंक के करीब मेरे पास एक और अपार्टमेंट है, तुम वहाँ पर क्यों नहीं रह लेते। चियो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये जॉब सिर्फ वक्ती तौर पर कर रहा हूँ। वे कहती है कि क्या मतलब। चियो कहता है कि मैं सिविल सर्विस एग्जाम देने के बारे में सोच रहा हूँ। बैंक के प्रेसिडेंट को भी इस बारे में मालूम है, इसलिए जब तक सिविल सर्विस एग्जाम की मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं हो जाती मैं ये जॉब तब तक ही करूंगा। वे शाओनिंग को बताती है कि जब हमने डेट करना शुरू किया था तब मैंने चियो को एक सैंड पेंटिंग दी थी। चियो केयरलेस इंसान है तो मुझे लगा था कि उसने तो वो पेंटिंग कब की घुमा दी होगी, लेकिन वो पेंटिंग अभी तक चियो के पास है। वे ये कहती है कि चियो को देखकर मैं इस बात का अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो हमारे रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस है। शाओनिंग वेई और चियो के लिए बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। शाओनिंग जब घर पर आती है तो यूएंग से कहता है कि तुम अचानक वेई से मिलने के लिए क्यों गई थी। शाओनिंग उसको बताती है कि चियो और वेई का पैचअप हो गया है। यूएंग कहता है कि ये तो काफी अच्छी खबर है। शाओनिंग उसी डोल वाली बात को लेकर अपसेट होती है तो यूएंग इससे कहने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो। शाओनिंग इससे कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यूएंग कहता है कि पूछो। शाओनिंग कहती है कि तुमने मुझे अपने बर्थडे के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम किसी और के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। यूएंग कहता है कि मेरी मॉम के अलावा बहुत कम लोगों को मेरी बर्थडे के बारे में मालूम है। पहले पास्ट में मैं अपनी बर्थडे अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट किया करता था, लेकिन जब से मेरी मॉम बीमार हुई है तो मैं बहुत कम ही अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही अहम है तो हम हर साल मेरी बर्थडे मिलकर सेलिब्रेट किया करेंगे। ये सुनकर शाओनिंग अपने आप से कहने लगती है कि कसूर तो मेरा है, मैंने यूहेंग से कभी उसके बर्थडे के बारे में पूछा ही नहीं। मुझे लगा था कि मैं और यूहेंग एक दूसरे के करीब हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हम दोनों के दरमियान फासला है। शाओनिंग कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने का वक्त नहीं मिला, तो तुम बताओ कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। यूएंग इससे कहता है कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। शाओनिंग कहती है कि ठीक है। ये कहकर ये अपने रूम में चली जाती है। शाओनिंग अब ये सोचने लगती है कि हम दोनों के दरमियान इतना सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद यूएंग अभी तक अपने उस क्रश को नहीं भूल पाया। दूसरी तरफ यूएंग इसी डॉल को देख रहा होता है। यूएंग अपनी और शाओनिंग के पिक्चर को फोटो फ्रेम में लगा लेता है। यूएंग इस तस्वीर को देखते हुए कहता है कि तुम मुझे पहले ही वो तोहफा दे चुकी हो जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था। आज यूएंग अपने साथ ऑफिस में इनकी नई कोलीग को लेकर आता है जिसका नाम तेंग्यू होता है। ये सबसे अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहने लगती है कि पहले मैं लॉबी मैनेजर हुआ करती थी और अब मैं आप लोगों के साथ काम करने वाली हूँ। तेंग्यू यूहेंग को इसका नाम लेकर बुलाती है और कहती है कि तुम ये भूल गए हो। ये सुनकर सभी कोलीग्स हैरान होते हैं कि ये यूहेंग को इस तरह से क्यों बुला रही है। यूहेंग इसको कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आओ। अब ली शेंग गॉसिप लेकर ज़ोफेंग के पास आ जाता है। कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तेंग्यू और यूहेंग कॉलेज में एक साथ थे और ये बात कर रहे होते हैं कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बातें सुनकर शाओनिंग अपसेट हो जाती है। ज़ोफेंग कहता है कि मैंने सुना है कि तेंग्यू के डैड इस शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और उसके डैड की कंपनी दायरू के साथ बिजनेस भी करती है। ईशेंग कहता है कि इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद वो हमारे डिवीजन में काम करने के लिए क्यों आई है। यूहेंग भी से ये सवाल पूछ रहा होता है कि तुम्हारा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके साथ तुम आसानी से कोई और डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकती थी। तेंग्यू कहते कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा
ज्यादा ग्रो कर सकती हूँ। शूली कहने लगता है कि क्या यही तो वो लड़की नहीं है जिसको यूहिंग पसंद करता है। शाओनिंग भी इनकी बातें सुन रही होती है। शाओनिंग तेंग्यू को देखते हुए कहती है कि इसका हेयर स्टाइल बिल्कुल उस डॉल जैसा है। तेंग्यू जब यूहिंग के ऑफिस से जा रही होती है तो यूहिंग से कहती है कि मैंने ये डिपार्टमेंट सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए ज्वाइन नहीं किया। यूहिंग इसके बात समझ जाता है। ये कहने के बाद तेंग्यू यहाँ से चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि कॉलेज के टाइम में यूहिंग ने ये डॉल खुद बनाई थी। इस शॉप की ऑनर कहने लगती है कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो। यूहिंग कहता है कि उसकी बर्थडे आने वाली है। यूहिंग इस डॉल को बनाते हुए काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। तेंग्यू शाओनिंग से कहती है कि मैंने सुना है कि मेरा सीनियर और तुम हाई स्कूल में एक साथ थे। ये शाओनिंग से पूछती है कि क्या तुम दोनों क्लोज भी थे एक दूसरे के। शाओनिंग कहती है कि हमारा ग्रेड सेम था लेकिन हम एक क्लास में नहीं थे और ना ही एक दूसरे के क्लोज थे। ये सुनकर तेंग्यू को खुशी होती है। डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की खुशी में तेंग्यू ने सबको लंच पर इनवाइट किया होता है। यूहिंग तेंग्यू के साथ आता है। ये देखकर शाओनिंग को अच्छा नहीं लगता। तेंग्यू यूहिंग से कह रही होती है कि तुम्हें ये फिश भी ट्राई करनी चाहिए। इन दोनों को शाओनिंग बहुत गौर से देख रही होती है। अब ज़ाओफेंग शाओनिंग से कहने लगता है कि रेंजी हॉस्पिटल का वो डॉक्टर तुमसे दोबारा मिलने के लिए नहीं आया। क्या तुम दोनों के दरमियान सब कुछ खत्म हो गया है। शाओनिंग कहती है कि हाँ। ज़ाओफेंग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम मुझे अपनी आइडियल टाइप बताओ। मैं कुछ बहुत अच्छे लड़कों को जानता हूँ तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर यूहिंग को गुस्सा आ रहा होता है। शाओनिंग कहती है कि मुझे आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, लुक से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर बाल लंबे हो तो अच्छा रहेगा और सबसे अहम बात यह है कि उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ऑपोजिट जेंडर से फासला कैसे रखना है। ये सुनते ही ज़ाओफेंग कहता है कि मेरे क्लासमेट का छोटा भाई तुम्हारी आइडियल टाइप से मैच करता है। अगले हफ्ते में तुम दोनों की मीटिंग अरेंज करवाता हूँ। ब्लाइंड डेट का नाम सुनकर यूहिंग को कुछ हो रहा होता है। शाओनिंग इस ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मान जाती है। ये सुनकर यूहिंग का खाना उसके गले में फंस जाता है और यूहिंग को इस तरह से देखकर शाओनिंग हंस रही होती है। यूहिंग बाहर चला जाता है। ये शाओनिंग को मैसेज करके बाहर आने के लिए कहता है। शाओनिंग सिस्टर चिंग को बताती है कि मैं रेस्टरूम में जा रही हूँ। शाओनिंग बाहर आकर यूहिंग को ढूंढ रही होती। इतने में ही यूहिंग शाओनिंग को अंदर खींच लेता है। शाओनिंग यहाँ से जाना चाह रही होती लेकिन यूहिंग उसको जाने नहीं देता और कहने लगता है कि क्या तुम अभी सीरियस थी। शाओनिंग कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यूहिंग कहते हैं कि क्या तुम अपनी आइडियल टाइप के बारे में बात करते हुए सीरियस थी। शाओनिंग कहती है कि सभी की आइडियल टाइप होती है, क्या इसमें कुछ गलत है, क्या मेरी आइडियल टाइप नहीं हो सकती। यूहिंग कहता है कि तो तुम वाकई में ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। शाओनिंग कहती है कि तुमने इस वजह से मुझे बाहर बुलाया है। यूहिंग कोई जवाब नहीं देता। शाओनिंग कहने लगती है कि वहाँ पर इतने सारे लोग थे, मैं ज़ाओफेंग को इनकार नहीं कर सकती थी। बाद में मैं कोई मौका तलाश करके ज़ाओफेंग को इनकार कर दूंगी। यूहिंग कहता है कि तुम्हें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डिनर खत्म होते ही तुम ज़ाओफेंग को बता दोगी। शाओनिंग कहती है कि मेरा मसला मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। ये कहकर ये जाने लगती है। इतने में ही तेंग्यू यूहिंग को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। शाओनिंग कहती है कि मुझे लगता है कि पहले आपको अपने जूनियर को जाकर संभाल लेना चाहिए। ये सुनकर यूहिंग यहाँ से चला जाता है। अब रात में ली शियांग और ज़ाओफेंग बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं। शूली ली शियांग को लेकर जा रहा होता है तो ये सिस्टर चिंग से कहता है कि तुम प्लीज ज़ाओफेंग को ड्रॉप कर देना, लेकिन सिस्टर चिंग इसके लिए नहीं मान रही होती। ज़ाओफेंग ने सिस्टर चिंग की कार के सामने वॉमिट कर दी होती और ये खुद ही सिस्टर चिंग की कार में जाकर बैठ जाता है। सिस्टर चिंग ये देखकर काफी गुस्सा हो जाती है, उसको यहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ज़ाओफेंग कार से बाहर नहीं आता तो सिस्टर चिंग को ही इसे लेकर जाना पड़ता है। तेंग्यू यूहिंग से कहती है कि तुमने ड्रिंक की है तो मैं तुम्हें वापस घर छोड़ देती हूँ, लेकिन यूहिंग कहता है कि शाओनिंग ही हमें आमतौर पर घर छोड़ती है। इतने में शाओनिंग यहाँ पर आकर कहने लगती है कि आप तेंग्यू के साथ जा सकते हैं। ये कहकर शाओनिंग चली जाती है। शाओनिंग अब सबवे स्टेशन आकर उसी डॉल के बारे में सोच रही होती है। शाओनिंग कहती है कि अब यूहिंग की क्रश उसके इतना करीब है तो वो भला मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा। शाओनिंग कहने लगती है कि उसकी क्रश उसको वापस घर छोड़ने के लिए जा रही है, वो काफी खुश होगा। इतने में ही यूहिंग यहाँ पर आ जाता है। शाओनिंग इसको यहाँ पर देखकर हैरान होती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी कार कहाँ पर है। यूहिंग कहता है कि तुम ड्राइव नहीं करना चाहती थी इसलिए मैं रेस्टोरेंट में ही अपनी कार पार्क करके आ गया हूँ। शाओनिंग कहने लगती है कि वहाँ की पार्किंग फीस काफी ज्यादा है, फिलहाल पैसे जाया हो गए। यूहिंग कहते हैं कि ये बात तुम्हारे अपसेट होने से अहम नहीं है। यूहिंग इससे पूछता है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। शाओनिंग कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। शाओनिंग अपने आप से कहने लगती है कि मैं ये सवाल पूछकर कि क्या तुम तेंग्यू को पसंद करते हो, तुमसे झगड़ना नहीं चाहती। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेता हूँ, लेकिन शाओनिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। शाओनिंग को इस तरह से देखकर यूहिंग कहने लगता है कि अब ये मुझसे कह रही है कि ये मुझ पर गुस्सा नहीं है। शाओनिंग इससे पूछते है कि कॉलेज टाइम पर तुम्हारी आइडियल टाइप क्या थी। यूहिंग कहते हैं कि तुम अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो। शाओनिंग कहती है कि अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। यूहिंग कहता है कि मेरी कोई आइडियल टाइप नहीं थी, अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो बाकी किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। शाओनिंग कहती है कि मैं डिटेल जानना चाहती हूँ। यूहिंग कहते है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता था वो हाई पोनीटेल किया करती थी और उसकी
मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। शाओनिंग यूहिंग से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स गुजरते हुए शाओनिंग को धक्का दे जाती हैं। यूहिंग कहते हैं कि मुझे देखने दो, लेकिन शाओनिंग कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। यूहिंग इससे पूछता है कि तुमने कहा था आर्टिस्टिक यंग मैन तुम्हारी आइडियल टाइप है, क्या ये बात सच है? शाओनिंग कहती है कि मेरी सोच भी तुम्हारे जैसी है, अगर मैं उसको पसंद करती हूँ तो दूसरी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वापस घर आने के बाद यूहिंग शाओनिंग के लिए सूप बनाता है। ये शाओनिंग का दरवाजा नॉक करके उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बना दिया है। शाओनिंग कहती है कि तुम बाहर रख दो, मैं बाद में ले लूंगी। यूहिंग शाओनिंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा माथा ठीक है, तो शाओनिंग कहती है कि ज्यादा जोर से नहीं लगा था। यूहिंग कहता है कि फिर भी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये कहकर यूहिंग चला जाता है। यूहिंग के यहाँ से जाते ही शाओनिंग सूप लेने के लिए बाहर आ जाती है। शाओनिंग को अपने कैमरे में देख रही होती है कि क्या मैं हाई पोनीटेल में अच्छी लगूंगी। दूसरी तरफ यूहिंग भी शाओनिंग के आइडियल टाइप के बारे में ही सोच रहा होता है। शाओनिंग अब ये पोस्ट करती है कि क्या मुझे तुम्हारी आइडियल टाइप बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यूहिंग ये देखकर कहता है कि तुम पहले ही मेरी आइडियल टाइप हो। आज शाओनिंग ज़ॉफिंग से पूछती है कि क्या तेंग्यू आज काम पर नहीं आई, तो ज़ॉफिंग इसको बताता है कि वो यूहिंग के साथ क्लाइंट से मिलने के लिए गई है। ज़ॉफिंग शाओनिंग से कहते हैं कि आज लंच ब्रेक में मैं तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। शाओनिंग कहती है कि मैं तो कल मजाक कर रही थी। ज़ॉफिंग कहते हैं लेकिन अब मैंने उसको तुमसे मिलने के लिए बुला लिया है तो इनकार करना अच्छा नहीं लगेगा, तुम प्लीज उससे मिल लो। अब शाओनिंग ज़ॉफिंग के साथ लंच ब्रेक में बाहर आ जाती है और अपने फोन को देखते हुए कहने लगती है कि इसने तो मुझे मैसेज भी नहीं किया आज। शाओनिंग यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन ये यहाँ पर यूहिंग और तेंग्यू को आते हुए देखती है। ये देखकर शाओनिंग को अच्छा नहीं लगता और ये अपनी ब्लाइंड डेट का इंतजार करने के लिए बैठ जाती है। यूहिंग यहाँ पर एक डिश ट्राई करता है तो ये कहने लगता है कि ये तो शाओनिंग को बहुत पसंद आएगी। बाहर आकर यूहिंग इसी डिश का ऑर्डर देता है ताकि ये शाओनिंग के लिए घर पर लेकर जा सके। इतने में ही इसकी नजर शाओनिंग पर पड़ जाती है। ज़ॉफिंग शाओनिंग को इस लड़के के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन ब्लाइंडेड मार्केट पर अपलोड कर दूं तो मिस्टर यूहिंग जैसे इंसान से भी ज्यादा लोग इसको पसंद करेंगे। यूहिंग यहाँ पर आते हुए कहते हैं कि क्या वाकई में ही? ये सुनकर ज़ॉफिंग कहने लगता है कि बगैर सोचे ही मेरे मुंह से ये बात निकल गई है, इसलिए आप इसको दिल पर मत लीजिएगा। शाओनिंग कहती है कि नॉनसेंस बात तो नहीं थी। ज़ॉफिंग की बात में पॉइंट था, सुनने में ही वो लड़का काफी अच्छा लग रहा है। शाओनिंग कहती है कि अगर वो आधे घंटे में भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया तो कोई बात नहीं, मैं एक और घंटा उसके लिए इंतजार कर सकती हूँ। ये सुनकर यूहिंग हैरान हो रहा होता है। यूहिंग अब ज़ॉफिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें एक डॉक्यूमेंट दिया था रिवाइज करने के लिए। ज़ॉफिंग कहते लेकिन उसकी डेडलाइन तो अगले हफ्ते है ना। यूहिंग कहते कि तुम्हें गलत सुना था, मैंने इस हफ्ते की बात की थी। ये सुनकर ज़ॉफिंग कहता है कि मेरे क्लासमेट का छोटा भाई यहाँ पर आने वाला है, अगर मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा तो ये दोनों ही काफी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। यूहिंग कहता है कि तुम इसकी फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए। अब ज़ॉफिंग को यहाँ से जाना ही पड़ता है। अपने डिनर से फ्री होकर यूहिंग शाओनिंग के पास आता है और इससे पूछता है कि वो लड़का तो तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आया। यूहिंग शाओनिंग से कहने लगता है कि आखिर तुम इस ब्लाइंड डेट पर आई क्यों हो। तो शाओनिंग कहती है कि अगर तुम अपनी जूनियर की टेक केयर कर सकते हो तो फिर मैं ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं आ सकती। यूहिंग कहता है कि इस प्रोजेक्ट के बॉस के साथ तेंग्यू का कनेक्शन था, इसीलिए मैं उसको अपने साथ लेकर आया हूँ। शाओनिंग कुछ कहने वाली होती है कि इसको तेंग्यू की कॉल आ जाती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ गलत कह दिया था तो मैं जल्दी से यहाँ पर आना होगा। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि हम घर पर जाकर बात करेंगे। ये कहकर यूहिंग चला जाता है। अब ज़ॉफिंग गुजरते हुए सिस्टर जिंग को देखता है जो कि ड्रिंक करने के बाद अजीब हरकतें कर रही होती है, इसलिए ज़ॉफिंग सिस्टर जिंग को पिक करने के लिए आ जाता है। बहुत मुश्किल से ज़ॉफिंग सिस्टर जिंग को वापस लेकर जा रहा होता है और कहने लगता है कि वेट्रेस बता रही थी कि जो लड़का तुम्हारे साथ आया था वो तुम्हें कब का छोड़कर जा चुका है। तो सिस्टर सिंह कहने लगती कि वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, वो तो सिर्फ बोरियत को दूर करने के लिए था। ज़ॉफिंग सिस्टर सिंह की बात सुने जा रहा होता है। सिस्टर सिंह कहने लगती है लेकिन मुझे थैंक्स तो तुम्हारा करना चाहिए क्योंकि हर रोज तुम्हारे साथ बहस करके मुझे बहुत मजा आता है। ये सुनकर ज़ॉफिंग गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि आखिरी दफा तुम मुझे सबवे स्टेशन में ही छोड़कर चली गई थी तो मैं भी तुम्हें घर नहीं लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही सिस्टर सिंह कहने लगती है कि तुम ऐसा मत करो, मुझे घर ले जा, और ज़ॉफिंग के कान में अपने घर का एड्रेस बताने लगती हैं। और मिस्टर चियांग जब यूहिंग से मिलकर यहाँ से चले जाते हैं तो यूहिंग वापस रेस्टोरेंट में शाओनिंग को देखने के लिए आता है, लेकिन शाओनिंग यहाँ से जा चुकी होती है। शाओनिंग घर आकर अपने आप से कहने लगती है कि क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन क्या अगर जो मैं सोच रही हूँ सच हो गया तो। शाओनिंग कहने लगती है कि मैंने यूहिंग की आइडियल देख ली है, क्या उसके बावजूद भी हम अपना ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रख पाएंगे या नहीं। कुछ देर बाद यूहिंग भी घर पर आ जाता है। बाहर
तो उसको शाओनिंग नहीं दिखाई देती। जब ये शाओनिंग के रूम का दरवाजा खोलता तो शाओनिंग सो रही होती है। अब यूहेंग शाओनिंग के पास आकर बैठ जाता है और उसको याद आने लगता है कि इसने शाओनिंग को देख देख कर ही अपनी डॉल कंप्लीट की थी। यूहेंग शाओनिंग को गुड नाइट कहकर इसके रूम का लैंप ऑफ कर देता है। अब कॉलेज का टाइम दिखाया जाता है। तेंग्यू यूहेंग के पास आकर कहने लगती है कि तुम्हें किस तरह की लड़की अच्छी लगती है। यूहेंग शाओनिंग को यहाँ से जाता हुआ देखकर कहने लगता है कि हाई पोनी टेल और खूबसूरत स्माइल। ये कहकर यूहेंग बास्केटबॉल खेलने के लिए चला जाता है और हाई पोनी टेल की वजह से तेंग्यू और उसके दोस्तों को यही लग रहा होता है कि यूहेंग इसके बारे में बात कर रहा है। यूहेंग जब ऑफिस आता है तो ये यहाँ से गुजरते हुए शाओनिंग को देख रहा होता है और शाओनिंग यही सोच रही होती कि यूहेंग इसको इस तरह से जाते हुए क्यों देख रहा है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर सिस्टर जेंग भी आ जाती है। सिस्टर जेंग को ये जो भी कहना चाहते हो सही से कहो। सॉफेंग कहता है कि तुमने मुझे पैसे देने हैं। सिस्टर जेंग कहती है कि मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी तुमसे पैसे लिए हो। सॉफेंग कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर आओ। बाहर आने के बाद सॉफेंग सिस्टर जेंग को वीडियो दिखाता है जो इसने उस बार की वेट्रेस से रिकॉर्ड करवाई होती है। वेट्रेस इस वीडियो में ये कह रही होती है कि इस लेडी का बिल सॉफेंग ने पे किया है। सिस्टर जेंग ये वीडियो देखने के बाद उसको वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन सॉफेंग कहता है कि इस तरह की वीडियो मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ। सिस्टर जेंग अब इससे फोन छीनने लगती है। सॉफेंग अपना फोन सिस्टर जेंग को नहीं देना चाह रहा होता और इसी चक्कर में सॉफेंग का फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। अपने फोन को देखकर सॉफेंग कहने लगता है कि मैंने ये फोन अभी खरीदा था और ये 10,000 यॉन का है। अब देखो तुम्हारी वजह से इसकी सारी स्क्रीन टूट गई है। सिस्टर जेंग इससे पूछते हैं कि मुझे तुम्हारे कितने पैसे देने हैं। सॉफेंग कहता है कि 8,000। सॉफेंग गुस्सा कर रहा होता है कि मेरा फोन तो ऑन भी नहीं हो रहा। सिस्टर जेंग कहती है कि गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें फोन के पैसे भी मिलाकर 18,000 सेंड कर दूंगी। ये कहकर सिस्टर जेंग चली जाती है। आज यूहेंग प्रेसिडेंट के साथ लंच कर रहा होता है तो ये कहने लगते हैं कि तुम शादी कब कर रहे हो। यूहेंग कहता है कि मुझे शादी की जल्दी नहीं है, तो मेरी शादी अगले साल होगी। अब प्रेसिडेंट रास्ते में शिव से पूछते हैं कि आजकल यंग लोग रेड एनवलप के अलावा अपनी शादी पर क्या गिफ्ट पसंद करते हैं। शिव कहता है कि ये तो आपके रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट कहने लगते हैं कि मेरे और यूहेंग के रिलेशनशिप को देखते हुए मुझे उसको क्या देना चाहिए। शिव कहने लगता है कि यूहेंग शादी कर रहा है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं, मैं तो एडवांस में प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ। अब लंच ब्रेक में वेई शाओनिंग से मिलने के लिए आती है। ये दोनों यहाँ से तेंग्यू को गुजरते हुए देखती है तो वेई कहने लगती है कि तो ये यूहेंग की ड्रीम गर्ल है। शाओनिंग कहती है कि तुम आहिस्ता बोलो वरना यूहेंग के लिए मुश्किल हो जाएगी। शाओनिंग को अपसेट देखकर वेई कहने लगती है कि तुम दोनों को एक साथ कई महीने हो गए, उसके बावजूद तुम्हें ये नहीं मालूम कि यूहेंग क्या सोच रहा है। ये शाओनिंग से कहती है कि तुम्हें यूहेंग से इस बारे में बात करनी चाहिए। शाओनिंग कहती है कि हमारा रिलेशनशिप सूटेबल होने की वजह से शुरू हुआ था, प्यार की वजह से नहीं। तो अब अचानक इस तरह के सवाल करना मुझे नहीं लगता कि सही है। और वैसे भी हर किसी को किसी न किसी पर क्रश हो सकता है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वही कहती है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी, तुम्हें यूहेंग के क्रश के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारी पोजीशन यूहेंग के क्रश से ज्यादा बेहतर है, तो तुम्हें अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यूहेंग घर पर आकर शाओनिंग को आवाज दे रहा होता है, लेकिन शाओनिंग हेडफोन्स लगाकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। तो उसको मैसेज आ रहे होते हैं। यूहेंग की नजर पड़ती है तो मैसेजेस सॉफेंग के दोस्त के होते हैं। अब सॉफेंग का दोस्त कॉल भी कर रहा होता है। यूहेंग ये कॉल काट देता है। जब दोबारा कॉल आती है तो यूहेंग कॉल उठा लेता है। ये शाओनिंग से सॉरी कर रहा होता है कि लास्ट टाइम मैं आ नहीं सका था, क्या हम इस वीकेंड मिल सकते हैं। लास्ट टाइम तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई थी तो मैं तुम्हें कंपनसेट करना चाहता हूँ। यूहेंग कहता है कि वो शॉवर ले रही है, वाकई में तुमने उसको ये कॉल करके परेशान किया है। ये कहकर यूहेंग कॉल काट देता है। अब यूहेंग सुन रही हो, ऐसे तुम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगी। शाओनिंग कहती है कि मेरे पास वक्त थोड़ा, इसीलिए मैं सब कुछ साथ में करना चाह रही हूँ। अब शाओनिंग के पेपर में जो मिस्टेक्स होती है यूहेंग इसको वो बता रहा होता है। यूहेंग को देखते हुए शाओनिंग को वेई की बात याद आ रही होती है। शाओनिंग यूहेंग के फेस पर किस करती है। ये देखकर यूहेंग शाओनिंग को किस करने लगता है। अब रात में यूहेंग शाओनिंग को बताता है कि तेंग्यू मुझे अपना सीनियर तो कहती है, लेकिन हम लोग कॉलेज में ज्यादा क्लोज नहीं थे, बहुत कम ही हम एक दूसरे से बात किया करते थे और हमारी डिपार्टमेंट में उसका ट्रांसफर भी बैंक की रिकमेंडेशन था, मेरी नहीं। शाओनिंग से पूछती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है कि अभी तुम किसके साथ रिलेशनशिप में होते। यूहेंग कहता है कि अगर मैं वो पहला लड़का होता जो तुमसे हाई स्कूल खत्म होने के बाद कन्फेस करता तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेती। शाओनिंग कहती है कि जिंदगी में काश की कोई जगह नहीं है, वैसे भी तुम मुझे उस टाइम पर पसंद नहीं करते थे। यूहेंग कहता है कि तुम सही कह रही हो, इसीलिए अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर शाओनिंग मुस्कुराने लगती है। अगले दिन शाओनिंग की मुलाकात जब वेई से होती है तो ये वेई को बताती है कि यूहेंग तेंग्यू को पसंद नहीं करता। वेई कहती है कि फिर वो हाई पोनीटेल वाली लड़की कौन है। शाओनिंग कहती है कि अब मुझे परवाह नहीं है कि वो लड़की कौन है, एग्जाम आने वाला है तो मैं अपना सारा फोकस तैयारी पर करना चाहती हूँ। ऑफिस
ऑफिस में सब लोग इसी बात को लेकर परेशान होते हैं कि साल खत्म होने वाला है, लेकिन जो टारगेट इनको दिया गया है वो पूरा नहीं हुआ। इतने में तेंग यो शोले के पास आती है, कहती है कि ये 10 मिलियन US डॉलर का डिपॉजिट है, आप साइन कर देंगे, मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस है। 10 मिलियन US डॉलर की बात सुनकर तो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तेंग यो कहती है कि ट्रेडिंग कंपनी जिसके साथ मेरे डैड काम किया करते थे। शोली कहने लगता है कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए तुम बहुत जल्दी अकाउंट मैनेजर बन जाओगी। इतने में यूहेंग यहाँ पर आता है तो शोली इस बारे में यूहेंग को बताता तो यूहेंग तेंग्यू को कांग्रेचुलेशंस कहता है। तेंग्यू कहने लगती है कि मैं आज रात आप सब लोगों को डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि हम इसको सेलिब्रेट कर सकें। यूहेंग इनकार कर देते ये कहकर कि मेरे आज रात के प्लान्स हैं। ये सुनकर शाओनिंग को अच्छा लगता है। अब जाफिन शाओनिंग के पास आकर कहने लगता है कि जिस लड़की को मैंने तुमसे इंट्रोड्यूस करवाया था उसने तुम्हें कॉल की थी, लेकिन तुम्हारा फोन किसी लड़के ने उठाया था। जाफिन पूछता है कि वो लड़का कौन है, तो शाओनिंग कहती है कि मेरे डैड। जाफिन कहता है कि तुम इतनी बड़ी हो गई उसके बावजूद लड़कों की कॉल्स तुम्हारे डैड अटेंड करते हैं। शाओनिंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं एग्जाम की तैयारी कर रही थी तो वो नहीं चाहते थे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ। अब शाओनिंग अपनी कॉल लॉग का स्क्रीनशॉट लेकर यूएंग को सेंड करती है और ये यूएंग को चाइल्डिश कह रही होती थी। यूएंग कहता है कि काम के दौरान हम अपने बारे में बात नहीं कर सकते। अब घर पर यूएंग उस एरिया से सफाई किए जा रहा होता जहाँ पर शाओनिंग पढ़ रही होती है। शाओनिंग कहती है कि तुम ऐसा जानबूझकर कर रहे हो ना। यूएंग कहता है कि हाँ, तुम्हें अपनी लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए, इतना काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। शाओनिंग कहती है कि तुमने तो अपना काम खत्म कर लिया है, लेकिन मुझे अभी और पढ़ना है। यूएंग इसकी बुक्स नहीं दे रहा होता तो शाओनिंग यूएंग से अपनी बुक्स छीनने लगती है। यूएंग शाओनिंग को इस तरह से देखकर कहता है कि तुम गुस्सा मत करो, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हें आराम करना चाहिए। शाओनिंग कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। शाओनिंग कहती है कि तुम्हारी मॉम नेक्स्ट वीक घर पर आने वाली है, तो बाद में मुझे पढ़ाई करने का वक्त नहीं मिलेगा, इसीलिए। शाओनिंग कहती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ मॉम की टेक केयर करना चाहती हूँ। अब यूएंग स्टडी में बेड को असेंबल कर रहा होता है। शाओनिंग कहती है कि मैं इसमें तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ की चीजें ही सही कर देती हूँ। शाओनिंग जब टेबल से सामान उठा रही होती है तो ये जब ड्रॉर खोलती है तो इसमें अपनी यूएंग की तस्वीर देखती है। यहाँ पर शाओनिंग एक रिंग भी देखती है। यूएंग का फेस दूसरी साइड पर होता है तो शाओनिंग ये रिंग पहनकर देखने लगती है और शाओनिंग कहती है कि ये तो मेरा ही साइज है। आज यूएंग और शाओनिंग मॉम को हॉस्पिटल से लेने के लिए आए होते, लेकिन मॉम इनके घर पर रहना नहीं चाह रही होती। ये देखकर शाओनिंग कहने लगती है कि मॉम, क्या आप हमारे साथ नहीं रहना चाहती? मॉम कहती है कि तुम दोनों ही बहुत बिजी, मैं तुम लोगों को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाह रही। शाओनिंग कहने लगती है कि आपका बेटा कब से इंतजार कर रहा है कि आप कब डिस्चार्ज होकर घर वापस जाएंगी, इसलिए बस हम घर वापस जा रहे हैं। अब मॉम घर पर आ गई होती तो शाओनिंग मॉम के लिए कुछ पकाना चाह रही होती, लेकिन मछली को देखकर ये अपना इरादा बदल लेती है और यूएंग से कहती है कि तुम खड़े देख क्यों रहे हो, आकर मेरी मदद करो। यूएंग कहते है कि तुमने तो कहा था कि तुम खुद करना चाहती हो। शाओनिंग कहती है कि रेसिपी में फिश को साफ करने का तरीका तो नहीं लिखा हुआ था ना। यूएंग इसकी मदद करने के लिए आशा था, कहता है कि हाँ, ये काम तो असिस्टेंट शेफ का है। अब शाओनिंग फिश पकाने के लिए तैयार होती है। यूएंग इसको कहता है कि क्या तुम वाकई में श्योर हो? शाओनिंग कहती है कि हाँ। ये फिश देखकर साइड पर चला जाता है। शाओनिंग जैसे ही मछली को पैन में डालती है तो ये मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। आज डिनर पर शाओनिंग के पेरेंट्स भी आए होते हैं। शाओनिंग अपने पेरेंट्स से कहती है कि अगर मुझे मालूम होता कि आप लोग इतना सब कुछ लेकर आने वाले हैं तो मैं मछली पकाने की नाकाम कोशिश भी नहीं करती। यूएंग की मॉम कहने लगती है कि शाओनिंग सारा दिन काम में बिजी रहती है तो इसको कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, घर पर आकर इसको सिर्फ आराम करना चाहिए। अब मॉम जब अपनी मेडिसिन लेने के बाद सोने के लिए लेट जाते थे, शाओनिंग कहती है कि क्यों ना मैं आपके साथ सो जाऊं, अगर आपको रात में कुछ चाहिए होगा तो मैं आपकी मदद कर सकूंगी। मॉम कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। यूएंग भी कहता है कि मॉम को अकेले सोने की आदत है। अब ये दोनों रूम में आकर बेड को देख रहे होते हैं तो यूएंग कहते हैं कि क्यों ना मैं सोफे पर सो जाऊं। शाओनिंग कहती है कि ऐसे तो तुम्हारी मॉम को लगेगा कि हम दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है। शाओनिंग कहती है कि वैसे भी बेड काफी बड़ा है तो हम दोनों। शाओनिंग उसको कहती है कि तुम सोने के लिए लेट जाओ, मुझे अभी पढ़ना है। ये कहकर शाओनिंग पढ़ने के लिए बैठ जाती है। अगली सुबह शाओनिंग जब रूम से बाहर आती है तो मॉम और यूएंग पहले ही जाग चुके होते हैं। शाओनिंग यूएंग के पास आकर कहने लगती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मॉम मुझे देखकर ये समझेंगे कि मैं आलसी हूँ। यूएंग कहता है कि हम सब फैमिली है तो इस बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूएंग इसको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। शाओनिंग कहती है कि कल से मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाऊंगी। यूएंग कहता है कि तुम कल रात 2 बजे तक पढ़ती रही हो तो फिर तुम ब्रेकफास्ट बनाने के लिए इतनी जल्दी कैसे उठ सकती हो? मॉम भी शाओनिंग से यही कहने लगती है कि तुम सिर्फ अपनी एग्जाम की तैयारी करो और तुम मुझे पेशेंट मत समझो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाओनिंग को यूएंग की मॉम की बात समझ में आ जाती है। आज ऑफिस में यूएंग लीशियांग से बात कर रहा होता है। इतने में शाओनिंग एग्जाम की तैयारी करते हुए खांसने लगती है। ये देखकर शाओनिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें जुकाम हो गया है? शाओनिंग कहती है कि हाँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है। शाओनिंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए भी मेडिसिन लेकर आता हूँ। शाओनिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। यूएंग भी यहीं पर होता है तो ये शाओनिंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? यूएंग
युविंग का सबके सामने पूछना उसको ऑकवर्ड लगता है तो ये कहने लगती है कि मैंने मेडिसिन ले ली है। सॉफिंग को मेडिसिन नहीं मिल रही होती तो ये शाओनिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन मंगवा देता हूँ। ये अपना फोन निकालने लगते हैं लेकिन उसके पास फोन नहीं होता तो कहने लगता है कि मेरा फोन कहाँ पर है। अब कल रात का सीन दिखाया जाता है। शाओनिंग एग्जाम की तैयारी करते हुए टेबल पर ही सो जाती है। युविंग शाओनिंग को आकर जगाता है तो शाओनिंग कहती है कि क्या मैंने तुम्हें जगा दिया है। युविंग कहता है कि नहीं, काफी देर हो गई, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। युविंग शाओनिंग को बेड पर लेटाता है। युविंग जब शाओनिंग का ब्लैंकेट सही कर रहा होता तो शाओनिंग युविंग का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर युविंग कुछ देर के लिए यहीं पर बैठ जाता है। फिर ये शाओनिंग को गुड नाइट कहने के बाद स्टोर रूम में आता है। वहाँ से अपना ये कैंप का सामान निकालता है और टेरेस में कैंप लगाकर सो जाता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।